दीपक राणा का सवाल है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। और इन्होंने जो सवाल पूछा है वो पहला तो पूछा है टाटा मोटर्स पे। इनके पास 670 के भाव से 74 शेयर हैं। और दूसरा स्टॉक है कोल इंडिया, 120 शेयर हैं, 390 के भाव पे इन्होंने लिया है। तो टाटा मोटर्स 670, कोल इंडिया 390। लॉन्ग टर्म व्यू है, 2 से 3 साल का नजरिया। तो बताइए तपन, 2 से 3 साल के नजरिए से इन लेवल्स की खरीदारी से आप दोनों स्टॉक्स को ऊपर क्या राय देंगे? लोग प्रशांत जी टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स क्योंकि उनका 2-3 साल का पीरियड है तो एक तरह से उसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है टाटा मोटर्स में। देखिए उनका जो गाइडेंस आया 5 से 6% का गाइडेंस है जो बहुत ही कम है। उनका जेएलआर में ऑलरेडी सेल्स बहुत कम है, चाइना में प्लस यूएस यूरोप में। इवन दो ये सब ट्रीटी चल रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आ रहा है। और अगर आप देखो तो टाटा मोटर्स अभी भी ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से मुझे ज्यादा डाउनफॉल नहीं लग रहा है। मैक्सिमम 10% गिर सकता है क्योंकि ये 1100 का 670 आ गया है। लेकिन यहाँ से अपसाइड आगे आ सकता है अगर आपके पास टाइम पीरियड जैसे इनके पास है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा लेवल है, आप बने रहे। होपफुली 1-2 क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आएगा तो यहाँ से आपको 20-25% आराम से ऊपर चला गया है। तो टाटा मोटर होल्ड है अभी के लिए। और दूसरा था कोल इंडिया। यस, कोल इंडिया ऑफ कोर्स डिविडेंड के लिए लोग सब लेते हैं, लेकिन देखिए आप डिविडेंड प्ले के लिए करना है तो कीजिए, लेकिन अभी जिस लेवल पे खड़ा है वो उस लेवल पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए ऊपर आता है तो। क्योंकि ये स्टॉक्स ऐसा नहीं कि आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देगा, और ऊपर से जिस तरह से एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, मेटल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं और प्लस इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा डाउनफॉल आए तो वो भी कोल को थोड़ा इम्पैक्ट करता है। तो मेरे हिसाब से ऊपर के लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके रख सकते हो, और नीचे आते हैं तो आप वापस ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कि 5 साल आप रखिए कोल इंडिया। ठीक है, तो ये है राय, आपको एक विस्तृत नजरिया मिलता हुआ। अगला सवाल संजीव कुमार का लेते हैं, पठानकोट पंजाब से इन्होंने सवाल पूछा है। इनका सवाल कैनरा बैंक पे है। 115 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 300 शेयर हैं। अजीत बताइए, नुकसान यहां पर झेल रहे हैं लेकिन आज कैनरा बैंक पे हमने देखा कि लगभग 2.5% ऊपर है ये स्टॉक का। और इनकी खरीदारी ये देखिए, खरीद भाव आप ठीक कर लीजिए, 115 की खरीदारी है, 5115 चल रहा है। ये खरीद भाव गलत लिखा है आपने, 115 रुपए पे है और थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। लेकिन क्या सलाह देंगे, क्या इस तेजी के आधार पर थोड़ा समय देना चाहिए? सर अगर चार्ट आप देखें तो एक 120 के आसपास जाके एक हेल्दी करेक्शन आया। करेक्शन के बाद लास्ट कुछ दिन मतलब 3 दिन पहले एक बुलिश ये हैमर पैटर्न जैसा भी एक है। तो 112 का रेजिस्टेंस है, जैसे उसको अगर क्रॉस करेगा तो इसमें एक वापस अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जब तक 112 के ऊपर क्लोज नहीं आता है थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, मगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न अगर हम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ खराबी कैनरा बैंक में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक चीज है कि वो 12 जून में गैप डाउन आया तो वही गैप का रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे वो 112 के अंदर जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जब तक 104 में टूटेगा मुझे नहीं लगता कि चार्ट पैटर्न कुछ खराब होने वाला है कैनरा बैंक। ठीक है, तो फिलहाल कैनरा बैंक में बने रहने की आपको सलाह और आगे की रणनीति भी बता दी गई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और लॉन्ग टर्म नजरिए से हमारे अगले दर्शक राय जानना चाहते हैं जिन स्टॉक पे, उनकी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र बैंक, इन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1200 शेयर लिए हैं 58 रुपए के भाव पे, 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए तपन जी? 58 रुपए की इनकी बाइंग है, 4 रुपए ऊपर का इनकी खरीद है। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2% ऊपर ये स्टॉक। सी ओवरऑल अगर आप देखो बैंक की बात करें, महाराष्ट्र बैंक की बात करें, उनका परफॉर्मेंस इतना खास रहा नहीं था। और एट द काफी एनपीएस के भी इश्यूज आए थे, काफी प्रॉफिटेबिलिटी प्लस उसमें क्या हो रहा था कि मैनेजमेंट का जो जिस तरह से ऑपरेट करे थे वो पहले से भी मैं थोड़ा डाउटफुल था उस स्टॉक के लिए। तो मेरे हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इतना उम्मीद नहीं रखता हूँ। आई थिंक मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। आई थिंक काफी अच्छे प्राइवेट बैंक से जो आप देख सकते हो, तो जैसे फेडरल बैंक है, करूर वैश्य है, अगर आपको मिड साइज बैंक में जाना है तो वहां आप जा सकते हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी है, चलो बढ़ रहा है, लेकिन आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग करके जैसे उनके भाव से ऊपर ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां से निकल के आई थिंक प्राइवेट बैंक बेटर रहेंगे आपके लिए।
यहाँ से निकलने की आपको सलाह, कुछ विकल्प भी दिए गए करूर वैश्य बैंक जैसे, जहां पर आपको बेहतर जो है संकेत मिल सकते हैं, बेहतर रिटर्न मिल सकता है। चलिए अगला सवाल अर्जुन गुप्ता का लेते हैं और इन्होंने अयोध्या उत्तर प्रदेश से यानी भगवान श्री राम की नगरी से सवाल पूछा है। इंडिया सीमेंट पर राय जानना चाहते हैं। 338 के भाव पे अजीत जी इन्होंने खरीदारी की हुई है। इनके भाव से थोड़ा ही ऊपर है इनकी खरीदारी का स्तर और पूछ रहे हैं कि आगे इसके बारे में क्या कुछ दम नजर आ रहा है। सर इंडिया सीमेंट का चार्ट अगर हम देखें तो वीकली और डेली पर्सपेक्टिव में कुछ मुझे खास नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल ट्रेंड में स्ट्रेंथ भी कम दिखाई दे रहा है। और ये स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें थोड़ा सा एक ऊपर से रिजेक्शन 358 के पास से रिजेक्शन होते हुए नीचे जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक को होल्ड करने में ज्यादा फायदा हो सकता है। 321 328 भी निकलना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ये स्टॉक में। नीचे अगर ये करेक्ट होता है तो 260 270 जो जोन है एक अच्छा डिमांड जोन है। वहां पे कुछ अगर बुलिश पैटर्न बनता है तो वहां पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, मगर अभी इस करंट लेवल पे मुझे स्टॉक होल्ड करना या फ्रेश एंट्री करने में दोनों में भी कंफर्टेबल नहीं। ये है राय आपको इंडिया सीमेंट पर मिलती हुई। शावोन रॉय कोलकाता से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। यूट्यूब पर इन्होंने भी सवाल पूछा है। इनके दो स्टॉक पे सवाल हैं। तेजस नेटवर्क पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 774 के स्तर पे खरीदारी की है। दूसरा स्टॉक टाटा मोटर्स का है। वैसे टाटा मोटर्स पे हमने राय दे दी है, तो इस पे अभी फिलहाल शावन अभी थोड़ी देर पहले राय दी थी हमने। इनकी बाइंग प्राइस 793 की है। तो तपन जी बताइए, तेजस नेटवर्क पर राय दीजिए। टाटा मोटर्स पे तो अभी आपने राय दी। तेजस नेटवर्क आप देखें कि इनिशियली प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में आप देखो वो काफी हद तक कह सकते कि लगा कि चलो डाउनफॉल हो गया है, अभी यहाँ से वापस हुआ है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम है। और इनिशियली जब ये स्टॉक आया तब बहुत ही कह सकते हैं ना कि ऑप्टिमिस्टिक थे सब लोग, लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, सब कुछ बढ़ रहा था, लेकिन एक तरह से ना ओवर वैल्यूएशन हो गया, बाद में ऊपर से काफी गिर गया है। करेक्ट। और ये एक साल में तो 51% गिर गया है। मेरे हिसाब से ना यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ा। और अगर मैं पीएनएल भी देखूं तो मुझे भी यहाँ इतना कंफर्ट नहीं आ रहा है। कभी वो लॉस में जा रहा है, कभी वो प्रॉफिट में आ रहा है। तो इतना इरेटिक पीएनएल होता है ना, तब जाके थोड़ा डाउट होता है कि किस तरह से ऑपरेशन में। और प्लस यहाँ के जो उनके कॉम्पिटिटर्स है वो भी बहुत बड़े हैं। तो मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। हाँ, वो स्टॉक बहुत बढ़ गया था, लेकिन अभी नीचे कहीं आ जाके उनको अगर टाइम मिले, मौका निकलने का, तो वहां से निकल के अच्छे स्टॉक्स में चले जाए। ठीक है। एक और सवाल हमारे एक दर्शक का है। 2 से 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं इंडिगो पे और इनकी बाइंग प्राइस अजीत मैं बता देता हूं 5580। इनका नाम है विरल और पश्चिम बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है। इंडिगो पर राय जानना चाहते हैं। 5580, 2 to 3 मंथ्स का व्यू। सर इंडिगो का चार्ट अगर हम देखें तो हर एक टाइम फ्रेम पे मुझे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। इवन मार्केट भी करेक्ट होता है तो इतना ज्यादा करेक्शन इस स्टॉक में नहीं है। इसका मतलब रिलेटिव परफॉर्मर ये स्टॉक है। तो ये स्टॉक में बने रह सकते हैं और जब तक 5300 के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड नहीं करता है तब तक ये स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ओवरऑल आउट परफॉर्मर रहा है स्टॉक। परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक का, फिलहाल कोई दिक्कत इसमें नजर नहीं आती है। चलिए